हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे कि दोनों टेंसेज में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों में समानताएं क्या है और विषमताएं या डिफरेंस अंतर क्या है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये वर्सेस का मतलब डिफरेंस है, यानी कि दोनों का टक्कर दोस्तों, दोनों की लड़ाई हम लोग देखेंगे आज क्या होता है। और इसमें पहले तो रिमाइंड हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और दोस्तों, इसके साथ हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उसे भी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेंस की बात करें तो टेंस हमें सिखाता है स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि सेंटेंस के फॉर्मेशन को बताता है। और अगर ग्रामर को देखें तो ग्रामर के अगर दो पार्ट्स करते हैं दोस्तों, तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक हम लोग वर्ड की बात करते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर इधर दूसरे सेक्शन में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर टेंस, वॉइस, नरेशन, ये हमें स्ट्रक्चर या सेंटेंस की बात करते हैं। और ये हमारा स्टेटमेंट को आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि टेंस स्ट्रक्चर की ही बात करता है और ये हमें अपने स्टेटमेंट्स को सही से अरेंजमेंट करने के लिए बताता है दोस्तों। तो अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जानते हैं पहले से कि पहला सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको जनरल स्ट्रक्चर में रखा जाता है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा है दोस्तों, ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा या V5 होगा। और V5 क्या होता है दोस्तों, ये V1 प्लस S या ES उसके बाद में जोड़ा जाता है। उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स, ये ऑप्शनल है, यानी रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर दोस्तों टेंस की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट का आना मस्ट है सेंटेंस में। और वर्ब, क्योंकि सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वर्ब, बिना वर्ब के सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। और टेंस में वर्ब के साथ सब्जेक्ट का रहना मस्ट है दोस्तों। अब आइए, ये V1 और V5 क्या है। अगर हम लोग वर्ब की बात करते हैं, खास करके एक्शन वर्ब की अगर बात करते हैं, या जो एक्शन वर्ब के तरह जिस वर्ब का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, तो वर्ब जो है 5 फॉर्म में होता है, यानी कि एक्शन वर्ब जो है फॉर्म अपना बदलता है। तो यहाँ पर टोटल 5 फॉर्म होता है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं V1, V2, V3, V4, V5। ये आप जानते हैं वर्ब फॉर्म के नाम से, और टेंस के शुरू में हम बताए भी हैं। और दोस्तों, इसे बेस फॉर्म बोला जाता है वर्ब का, या इसे रिफरेंस वर्ब बोलते हैं, रिफरेंस फॉर्म। और इसी के हेल्प से हम लोग V2, V3, V4, V5
को समझने या सीखने की कोशिश करते हैं। तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हम लोगों का या तो V1 यूज होगा या V5 यूज होगा। और V5 क्या है? V1 प्लस या तो S जुटेगा या ES जुटेगा, जिसे हम बता चुके हैं कि V1 से V5 कैसे बनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर भी उससे रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे कि कहाँ पर V1 यूज होगा और कहाँ पर V5 यूज होगा। और ये डिपेंड करता है टोटली सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि V1 होगा या V5 होगा दोस्तों। ये समझ गए? उसे अभी हम लोग देखेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का आना मस्ट है। उसके बाद दोस्तों या तो इज रहेगा या एम रहेगा या आर रहेगा, तीनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद V4 फिक्स होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा या अदर वर्ड्स रहा तो ठीक, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ तक दोस्तों रहेगा। और इसमें जानने वाली बात क्या है? ये फिक्स होता है और ये होता क्या है? ये होता है दोस्तों V1 प्लस ING। और इसे भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख चुके हैं कि V1 से V4 कैसे बनाया जाता है। वो अगर देख लेते हैं वीडियो तो आप आसानी से इसमें ING लगा लेंगे और कुछ चेंजेज भी हो तो आप समझ लेंगे दोस्तों ये। और जैसे इसमें सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि V1 होगा या V5 होगा, इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों कि ये सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। ये हम लोग अभी देखेंगे तुरंत। तो ये अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो पहला पॉइंट देखें दोस्तों कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आई हो या वी हो या यू हो या दोस्तों दे हो या टू आर मोर देन टू नेम्स हो, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग V1 यूज करेंगे। उसके बाद और जो भी हो वो अलग बात है। ठीक है, पहला कंडीशन कि IVU, ये चूँकि हम लोग इसे पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में देख लेंगे। बस आप हमें रिमाइंड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि IVU दे, या ये नाउन की अगर बात करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा नाम एक साथ आता हो या प्लुरल में आता हो तो वहाँ पर हम लोग V1 का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी रहे। दूसरा कंडीशन कहाँ पर V5 होगा? अगर दोस्तों हमारे साथ आता है सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या अनकाउंटेबल नाउन, या दोस्तों उसके साथ यहाँ टू नेम्स या सिंगल नेम कहिए या नाउन कहिए, अगर आता है तो वहाँ पर V5 होगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी कि ये सब तो जानते हैं दोस्तों, बहुत बार कर चुके हैं। ये UN काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उस तरह के फॉर्म में अगर दो या दो से ज़्यादा की बात की जाती है तो उसे प्लुरल फॉर्म कहते हैं। और वहाँ पर V1 हम लोग यूज करेंगे वर्ब के रूप में दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर ही, शी, इट या अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, एयर, मिल्क, ये सब अगर ये सब को सिंगुलर माना जाता है या कोई सिंगल नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग V5 यूज करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, अब इसमें कहाँ पर इज होगा, कहाँ पर एम होगा, कहाँ पर आर होगा, उसे अगर देखते हैं दोस्तों, आई के साथ हमेशा एम आता है, ये फिक्स है दोस्तों। प्रेजेंट में आई के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा दोस्तों
वी, यू, दे, और इसके साथ ये टू और मोर देन टू रहे तो वहाँ पर दोस्तों आर यूज होगा। यानी कि वी की बात करें या यू की बात करें या दे की बात करें, यानी दो या दो से ज़्यादा की बात करें नाउन, वहाँ पर हम लोग आर यूज करेंगे। उसके बाद वी फोर फिक्स है कि वो आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स में जो भी आए। यू से रिलेटेड कुछ बातें दोस्तों, हम हिंदी में यू के लिए तुम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, और दोस्तों तुम लोग भी आप लोग भी, यानी सिंगुलर में भी यू यूज कर सकते हैं, प्लुरल में भी कर सकते हैं, तुम के लिए भी करते हैं और आपके लिए भी करते हैं। कंडीशंस चाहे जो भी हो, यू अगर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग आर का यूज़ करेंगे। बाकी वी, यू, दे और टू या मोर देन टू नेम्स के लिए। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर ईच की बात करते हैं तो इसी के तरह यहाँ पर ही, शी, इट, अनकाउंटेबल नाउन या सिंगल नेम की बात करते हैं या सिंगल नाउन, तो वहाँ पर दोस्तों इज प्लस वी फोर। इस तरह से फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है कि ये स्ट्रक्चर है दोनों का अलग अलग, और दोनों को डिसाइड वर्ब कैसे होगा ये इस तरह से होता है दोस्तों। और यहाँ पर किसके साथ इज होगा, एम होगा, आर होगा, वो डिसाइड इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा दोस्तों, हम अब इसका यूजेज देखेंगे, ये समझ गए। अब इसका हम लोग यूजेज देखने समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा यूसेज, आप जानते हैं या हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। उस टाइम में एक्शन होता हो ना होता हो कोई मतलब नहीं है। ये एक एक्शन जो पहले भी हुआ हो, आज भी होगा या हो चुका या कल भी होगा, इस तरह से जो एक्शन होता है जो कि परमानेंट बन जाता है, उस तरह के एक्शंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। जैसे पहले परमानेंट एक्शन अगर बताना हो दोस्तों तो इस टेंस में, और परमानेंट एक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब होता है कि ये एक तरह का हैबिट बन जाता है कि वो पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, और उससे लेना देना नहीं है कि उस टाइम में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एक ये दोस्तों एक रूटीन बन जाता है। इसमें ये परमानेंट एक्शन जो हैबिट हो चाहे रूटीन हो, उसमें फैक्ट्स भी आ जाते हैं, रिपीटेड एक्शन या एक यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, जो भी हो वो एक तरह का हैबिट या रूटीन बन जाता है, वो परमानेंट एक्शन होता है। वो उसको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्प से बताया जाता है, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग टेम्पोररी एक्शन की बात करते हैं। टेम्पोररी एक्शन कहने का मतलब कि यहाँ पर एक्शन हो रहा हो लेकिन उस टाइम में माने नहीं रखता है, हैबिट बन जाता हो या रूटीन बन जाता हो। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इसके डेफिनेशन को आप समझ रहे हैं या स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर है कि उस टाइम क्या हो रहा है, यानी कि उस मोमेंट में जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम में वो
एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है। चाहे वो कब शुरू हुआ कब खत्म होगा इससे कोई माने नहीं है, उस टाइम में एक्शन होना चाहिए। टेम्पोररी एक्शन इसीलिए बोला जाता है कि वो उस टाइम में एक्शन हो, उसी की बात की जाती है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। और इसमें दोस्तों परमानेंट एक्शन जो कि हैबिट बन जाए चाहे रूटीन बन जाए, इस तरह से दोस्तों यूज किया जाता है। अब इतना देख लिए तो हम लोग इसका तीसरा ये भी देख ले दोस्तों कि इसका हिंदी पहचान क्या होता है। हिंदी पहचान, अगर हिंदी पहचान की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ होता है। उसके लिए जैसे मैं पढ़ता हूँ यानी कि ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं तो दूसरा क्या हुआ दोस्तों, ते हैं। अगर तुम की बात करते हैं तुम पढ़ते हो, ते हो। वे लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, इसमें आ गया। तुम लोग पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हैं, इसमें आ गया। कोई एक है जो पढ़ता है, एक है फीमेल है जो ती है। और दोस्तों कुछ आ सकता है आपके अकॉर्डिंग तो इसे समझ लें, लेकिन यहाँ पर ये समझे कि कोई एक्शन एक रूटीन वे में होता है, एक हैबिट बन जाता है, उसमें ता है ती है, चाहे जो भी एक्शन हो वो इस तरह से हिंदी होता है। और इसमें दोस्तों कोई एक्शन उस टाइम में हो रहा हो, नाउ उस मोमेंट में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, इसी में आ गया। अब तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। इस तरह से जब हिंदी वाक्य के अंत में ये सब रहे और कुछ आता हो तो आप इसे समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि उस मोमेंट की बात की जा रही है किसी भी एक्शन के। तो इस तरह से दोस्तों हिंदी पहचान देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों, जो कि चौथा पॉइंट है। इसे अगर यहाँ तक दोस्तों वीडियो में पहुँच चुके हैं तो यहाँ पर अगला पॉइंट जरूर देखें और एक कंसेप्ट क्लियर करें, वो हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब। तो जाइए दोस्तों देखते हैं, इसे मिटाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि ये एक इम्पोर्टेंट भी है और हम लोग यहाँ पर इसे अगर समझ लेते हैं तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म देते हैं इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों हमें एक्शन का इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्या देता है इंफॉर्मेशन, एक्शन होने का इंफॉर्मेशन कि उस टाइम में एक्शन हो रहा है। और इस कंडीशंस में एक्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन देता है जो कि एक्शन नहीं होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन एक्शन प्रोसेस। ये इसका भी इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों जो कि एक्शन नहीं होता है। और इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये क्या बताता है, अगर हिंदी में बात करें तो अवस्था बताता है। अवस्था यानी कि स्टेट, स्टेट बताता है। इसीलिए अगर यहाँ पर जो वर्ब यूज होता है दोस्तों उसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। और इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है किसका, एक्शन। एक्शन होता है कैसा, कंटिन्यूअस, या कहिए दोस्तों
कंटिन्यूअस एक्शन हो या कहिए प्रोग्रेसिव एक्शन, प्रोग्रेसिव यानी कि उस टाइम वो एक्शन हो रहा होता है उसका इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि वो एक्शन के बारे में बताता है। ये समझ गए। अब हम लोग कंसेप्ट एक क्लियर करेंगे दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंसेज है। तो अगर यहां पर लेते हैं एक एग्जांपल्स, पहले आई एम अ टीचर, टीचर दोस्तों। दूसरा यू आर इंटेलिजेंट। तीसरा दोस्तों दिस बुक इज माइन। अगर तीनों सेंटेंसेज को हम लोग देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है कि आई के साथ एम यूज होता है, यही चीज इसमें भी होता है दोस्तों, और यू के साथ आर यूज होता है, और कोई एक नाम हो उसके साथ इज यूज होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम लोग देखें कि उसके बाद एक वर्ब होता है V4। लेकिन यहां पर दोस्तों यही एक वर्ब के रूप में है इज एम आर, और उसके बाद ये एक नाउन है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे या मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक नाउन है, और ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है, और ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। यानी कि अगर प्रेजेंट में इज एम आर के बाद डायरेक्ट नाउन आता हो या एडजेक्टिव आता हो या प्रोनाउन आता हो तो वो दोस्तों एक्शन नहीं बताता हो, वो क्या बताता है, उसका अवस्था यानी कि स्टेट। और इस कंडीशन में दोस्तों हमें यह देखना पड़ेगा कि इज एम आर को यहां पर मेन वर्ब बोला जाता है, या यहां पे लिख देते, यहां पर जो है इज भी, आर भी और एम भी, आर भी और इज भी एक अवस्था बता रहा है, इसीलिए। और जो इसके बाद तुरंत बाद कोई वर्ब न रह के नाउन हो, एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, उस कंडीशन में ये अवस्था बताता है और उसे स्टेट बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। और उस स्थिति में दोस्तों इसे स्टेटिव वर्ब बोला जाता है इज एम आर को, जैसे कि। और ये यहाँ पर दूसरा वर्ब नहीं होने के वजह से यही मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, इसीलिए ये तीनों यहाँ पर क्या हुआ, मेन वर्ब, और इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। और इसे दोस्तों मेन वर्ब हुआ और ये स्टेट बताने का काम करता है, इसीलिए ये स्टेटिव वर्ब हुआ। और एक नाम है कि ये जो है इसी को ये री आइडेंटिफाई करता है। ये आप इसमें देखे होंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कि ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता है, इसी के बारे में फिर से कुछ बताता हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, यानी कि एक सब्जेक्ट को बाद वाले से लिंक करता है, इसीलिए दोस्तों इसे लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। इस तरह से यहाँ पर अगर इज एम आर के बाद नाउन एडजेक्टिव या प्रोनाउन आता हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बोला जाता है, और यहाँ पर ये नॉन एक्शन प्रोसेस का इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। और ये तीनों जो है एक्शन नहीं होने के वजह से अवस्था बताता है, इसीलिए इसे स्टेटिव वर्ब बोला जाता है, और ये मेन वर्ब का काम करता है। और ये कुछ नहीं, ये अपने दूसरे वर्ड से लिंक करता है, उसी के बारे में बताता है, इसीलिए उसे लिंकिंग वर्ब करते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों ये समझ सकते हैं कि इज एम आर जो है मेन वर्ब का भी काम करता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि यह कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम टीचिंग। दूसरा यू आर रीडिंग। अगर ये दोनों सेंटेंसेज को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं दोस्तों तो इसमें आई के साथ एम, यू के साथ आर, ये आप इससे समझ सकते हैं। और ये V4 फिक्स रहेगा,
और दोस्तों ये V4 मेन वर्ब का रोल प्ले करता है और वो क्या दिखाता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है या प्रोग्रेसिव प्रोसेस दिखाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाया, लेकिन उससे काम नहीं चलता है, उसके क्लियर करने के लिए कि ये प्रोसेस प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, उसको बताने के लिए, यानी इस प्रोसेस, इस एक्शन को बताने के लिए कि किस टाइम में हो रहा है, उसके हेल्प के लिए दोस्तों जब इज एम आर रहे तो उसे यहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और दोस्तों इसे हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी टेंस में कोई मेन वर्ब के रूप में आता हो और उसके हेल्प यानी सहायता के लिए इज एम आर या और अदर वर्ड्स आता हो और वो आके उसे हेल्प कर रहा हो मेन वर्ब को, तो दोस्तों वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और इस कंडीशंस में अगर नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन आता है तो यहां पर ये मेन वर्ब होगा। इस तरह से दोस्तों मेरे समझ से आपका हेल्पिंग वर्ब कब होगा, मेन वर्ब कब होगा, इज एम आर, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और दोस्तों इसे एक और नाम दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब को, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस सिर्फ दो नाम है। इस तरह से यहाँ पर भी स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब बोला जाता है और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। दोस्तों इस तरह से अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों और इससे आप कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर ये अभी एक पॉइंट और है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसे सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।